एडवर्ड न्यूगेट, जिसे हम सब व्हाइट बियर्ड के नाम से जानते हैं, जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का कैप्टन था और वन ऑफ द 4 योंको में से एक भी। व्हाइट बियर्ड अपनी स्ट्रेंथ और क्रू के साथ एक अल्टीमेट पावर था जिसने काउंटलेस लैंड को अपने नाम किया था। व्हाइट बियर्ड की एग्जिस्टेंस वन पीस वर्ल्ड में पावर बैलेंस रखती थी। इस बंदे ने सब कुछ अपने दम पर बनाया था और ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी टाइटल होल्ड करता था। तो एडवर्ड एक पावरफुल आदमी था और ऑनरेबल भी। अनलाइक अदर पायरेट्स, व्हाइट बियर्ड अपने क्रू को भी काफी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करता था और उन्हें अपना बेटा मानता था और मेंबर्स भी काफी लॉयल थे उसके लिए, बस कुछ को छोड़कर। इवन ही बिट्रेड एंड बीटन बाय वन ऑफ हिज ओन सन, व्हाइट बियर्ड स्टिल शो देम मर्सी। यही तो होती एक बाप की क्वालिटी, क्योंकि ये इसकी वीकनेस नहीं थी। व्हाइट बियर्ड वन पीस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और टॉप पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है। ये तीनों तरह की हाकी में मास्टरी रखता था और इसके पास मोस्ट पावरफुल पैरामीसा डेड फ्रूट भी था, द गुरा गुरा नोमी। इस फ्रूट की डिस्ट्रक्शन एबिलिटी से पूरी दुनिया डरती है। व्हाइट बियर्ड ने सारे लेजेंड्स को टक्कर दी है और वो उनके इक्वली माना जाता है। व्हाइट बियर्ड वो आदमी था जिसे वन पीस के सबसे क्लोजेस्ट माना जाता था, बट उसने ट्रेजर क्लेम करने और नेक्स्ट पायरेट किंग बनने की जगह पर पायरेट वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखने को चुना, क्योंकि व्हाइट बियर्ड का गोल ही अलग था। वो कभी पायरेट किंग की रेस में था ही नहीं। वो एक ऑर्फन था, उसे एक फैमिली की हमेशा से चाह थी जो उसने एक क्रू की तरह पूरी भी की। रॉजर और व्हाइट बियर्ड काफी अच्छे दोस्त थे और अच्छे राइवल्स भी। रॉजर ने व्हाइट बियर्ड क्रू से ओडेन को मांगा था ताकि वो अपनी जर्नी को पूरा कर सके और सारे पोनिग्लिफ के सीक्रेट को समझ पाए। और एंड में रॉजर व्हाइट बियर्ड के सामने 2 ऑप्शन रखता है कि या तो तुम वन पीस की लोकेशन जान लो या फिर विल ऑफ डी की मिस्ट्री को। और व्हाइट बियर्ड वन पीस में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो वो विल ऑफ डी की मिस्ट्री को जानता है। इसलिए व्हाइट बियर्ड को कहते हैं द मैन हु सैट बिफोर द थ्रोन। व्हाइट बियर्ड के क्रू की बात की जाए तो उसकी फ्लीट में 16 डिवीजन थे, जिसमें 1600 प्लस मेंबर्स थे और 43 पायरेट अलायंस। ईच डिवीजन को एक पावरफुल मेंबर कमांड करता था। तो 16 डिवीजन यानी 16 पावरफुल मेंबर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि 16 के 16 मेंबर्स इक्वल हैं पावर में। इनमें से कुछ एडमिरल्स को होल्ड कर सकते हैं और कुछ बियरली एक वॉरलॉर्ड को। सो यहाँ पर इतना समझना है कि हम वन पीस में किसी भी कैरेक्टर को उसकी पोजीशन के बेसिस पे पावर लेवल नहीं दे सकते हैं कि ये योंको लेवल का या फिर कमांडर या फिर एडमिरल लेवल का है। क्योंकि जैसे कि मार्को जो फर्स्ट डिवीजन कमांडर रहा है, वो एक टाइम पर मल्टीपल एडमिरल से भी लड़ा है और काइडो के कमांडर्स की भी बैंड बजाई है उसने। और वहीं पे दूसरी तरफ है ब्लैक बियर्ड, जिसने कई बार कमांडर की पोजीशन को छोड़ा है, जो फिजिकली इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि एडमिरल या फिर कमांडर को लपेट सके, बट विद डेल फ्रूट पावर्स एंड इस मास्टर प्लानिंग वो किसी को भी लपेट सकता है। तो कहाँ रखोगे इसे, एडमिरल या फिर योंको लेवल पर? सभी के साथ उसकी बैटल अलग अलग होती है। तो व्हाइट बियर्ड क्रू हमेशा से 16 डिवीजन में डिवाइड नहीं था। ये क्रू ओडेन के ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया था और आगे फिर 16 डिवीजन में, जिसकी 16 कमांडर है। तो अब आते हैं सारे कमांडर्स पे। फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को दी फीनिक्स। इसने व्हाइट बियर्ड के क्रू में एक अप्रेंटिस की तरह सफर शुरू किया था और टाइम के साथ ही व्हाइट बियर्ड का मोस्ट ट्रस्टेड बंदा बन गया था। वर्ल्ड में मार्को का स्टेटस वेल इंस्टेबलाइज है, साथ में उसकी बाउंटी भी 1,374 मिलियन है। मरीन फोर्ड वॉर के टाइम पर 5 एल्डर्स ने भी ये मेंशन किया था कि मार्को इतना कैपेबल है कि उसकी कमांड में वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को भी हरा सकते हैं, बट पेबैक वॉर में चीजें वैसी नहीं जाती हैं। स्टिल अदर एम्परर्स भी मार्को की रिस्पेक्ट और उसकी ट्रू पावर को एक्नॉलेज करते हैं, लाइक बिग मॉम, जो उसके निंजा पायरेट मिंग समुराई अलायंस को ज्वाइन करने पे कमेंट करती है कि उसके कैलिबर का आदमी इस अलायंस में अच्छा नहीं लग रहा है। और सैंक्स भी उससे अपने क्रू को ज्वाइन करने के 3 बार ऑफर दे चुका है। बट ऐसा क्यों? क्या ये कोई इशारा है कि मार्को आगे सैंक्स को ज्वाइन करेगा किसी ना किसी तरह से एज अ क्रूमेट और अलायंस ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट में, या फिर सैंक्स उसे उसकी पावर और जो उसे हैवी लॉस हुआ उसके लिए लेना चाहता है? बट ऐसा होता तो ब्लैक बियर्ड के मरने से पहले भी वो 2 ऑफर दे चुका था उसे। मार्को का आप किसी भी क्रू में होना उस क्रू के लिए चांदी होगा। नेक्स्ट, सेकंड डिवीजन कमांडर। सेकंड डिवीजन पे 2 लोग रह चुके हैं। पहला कोजुकी ओडेन, जो वानो के कुरी का डायम्यो रह चुका है। ओडेन सिर्फ 5 साल के लिए पायरेट जर्नी में था और उसी टाइम पर वो 2 लेजेंडरी क्रू का पार्ट रहा, एक व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और दूसरा रॉजर पायरेट्स। और दोनों ही जगह पर ओडेन का खूब नाम रहा क्योंकि वो इस लेवल की स्ट्रेंथ पॉजेस ही करता था। ओडेन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, उस पे एबनॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और साथ में अनशेकेबल विल एंड शार्प शॉट्समैन स्किल्स। ओडेन व्हाइट बियर्ड पायरेट से गुड टर्म्स पे अलग हुआ था, बट फिर वो उनसे कभी नहीं मिलता। रॉजर पायरेट से अलग होकर वो वानो ही चला जाता है और वहां वो मारा जाता है। ओडेन के मरने की खबर व्हाइट बियर्ड तक आती है कि उसकी मौत के पीछे काइडो का हाथ है, बट व्हाइट बियर्ड बस इसलिए उससे बदला नहीं लेता है क्योंकि वो वानो के लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। ओडेन से लड़ने के बाद काइडो तक उसकी स्ट्रेंथ का फैन हो गया था।
उसका टू स्वॉर्ड स्टाइल एक अल्टीमेट डिफेंस यानी ड्रैगन स्केल्स को भी काट देता है। इसी के साथ ओडन 3 तरह की हाकी भी यूज कर सकता था। इसके बाद बनता है सेकंड डिवीजन कमांडर पोर्टगस डी एस, एडवर्ड के सबसे बड़े राइवल का बेटा। एस के इस क्रू को ज्वाइन करने का रीजन व्हाइट बेड की अच्छाई ही थी। पहले वो व्हाइट बेड से लड़ने आया था और उसके काउंटलेस बैटल हारने और हर बार व्हाइट बेड की पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर वो फाइनली व्हाइट बेड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बनता है इस क्रू का इंपॉर्टेंट पार्ट। एस की पावर और पोटेंशियल को समझते हुए उसे सेकंड डिवीजन ऑफर की जाती है और इसी डिवीजन में ब्लैक बियर्ड भी था। नेक्स्ट है थर्ड डिवीजन कमांडर जोजू, नोन एज डायमंड जोजू। ये बंदा व्हाइट बेड पायरेट के साथ 3 डेकेड से है, सो एक एक्सपीरियंस पायरेट भी। जोजू हमेशा फ्रंट लाइन पे फाइट करता है उसके डायमंड एबिलिटी की वजह से, ताकि वो बाकी क्रू के लिए एक वैनगार्ड की तरह काम कर सके। जोजू की फर्स्ट टाइम पावर हमें मरीन फोर्ट पे ही दिखी थी, जहां पर वॉरलॉर्ड और एडमिरल से फाइट कर रहा था और मैक्सिमम अटैक्स को व्हाइट बेड तक जाने से पहले ही ब्लॉक कर दे रहा था। इसी के साथ जोजू ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वहां पर वो एक जाइंट से कम नहीं लग रहा था। उस टाइम पर वो एक अल्टीमेट वॉल लग रहा था जिसको पेनिट्रेट करना किसी के लिए भी इजी नहीं था। जोजू इनक्रेडिबल एजिलिटी, स्पीड और ब्रूटल स्ट्रेंथ रखता है। अब इस एजिलिटी के पीछे जोजू की चाइल्डहुड कंडीशंस हैं। जोजू 42 ईयर्स पहले वेस्ट ब्लू में बॉर्न हुआ था और उसे जिंदा रहने के लिए वहां पर खाना चुराना पड़ता था, बट वो कभी पकड़ा नहीं गया उसकी कांस्टेंट इंक्रीजिंग एजिलिटी की वजह से। अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ डिवीजन कमांडर पे, थैच। हाँ वही थैच जो ब्लैक बेड के हाथों मारा गया। थैच जो एक स्किल्ड शेफ था अपने क्रू के लिए, बट वीक नहीं, वो मेजर बैटल्स में फाइट किया करता था। उसका बैटल आईक्यू और प्रोग्रेस भी काफी अच्छा था और इसी वजह से थैच को मारना कोई इजी टास्क नहीं था। सो टीचर ने उसे सरप्राइज अटैक से मारा ताकि वो काउंटर भी न कर पाए। थैच का वेपन ऑफ चॉइस था लॉन्ग किचन नाइफ्स। इसे वो काफी डेडली तरीके से यूज किया करता था और एनिमे में उस नाइफ को स्वॉर्ड से चेंज कर दिया गया। स्वॉर्ड्समैन स्किल की बात की जाए तो इस क्रू में विस्टा से जस्ट नीचे ही आएगा। अगला फिफ्थ डिवीजन कमांडर विस्टा ऑफ द फ्लावर स्वॉर्ड, जो क्रू का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन है और व्हाइट बेड पायरेट में ये स्वॉर्ड्स डिवीजन को लीड करता है, जो सबसे कॉम्बैटेड डिवीजन है। विस्टा की पावर हमें मीहॉक के अगेंस्ट में दिखती है, जहां पर विस्टा मीहॉक से फाइट करते हुए काफी खुश था और मीहॉक को टक्कर भी दे रहा था। उसकी रेपुटेशन अच्छी खासी इस पायरेट वर्ल्ड में, यहाँ तक कि मीहॉक भी उसके स्किल्स की तारीफ करता है। विस्टा फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में मीहॉक से थोड़ा ही नीचे है। उसने एक जाइंट के एक्स को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है 6th डिवीजन कमांडर ब्लिमैन को, एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पायरेट जो खुद से डबल साइज का हैमर रखता है अटैक के लिए। उसने मरीन फोर्ट पे अपने हैमर से मल्टीपल ऑफिसर्स को सिंगल अटैक में निपटा दिया था। ब्लिमैन का डेल फ्रूट भी उसे काफी यूनिक सी एबिलिटी देता है, जो एक पॉकेट ह्यूमन बनाता है उसे, जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी में पॉकेट्स बना सकता है और रिगार्डलेस ऑफ साइज उन पॉकेट में किसी भी चीज को रख सकता है। 7th डिवीजन कमांडर राकुयो, जो बैटल में एक चेन्ड स्पाइक्ड जाइंट बॉल यूज करता है। राकियो को हमने बहुत ही कम देखा है, बस उसका एडमिरल किजारू से कन्फ्रंट करना। राकियो ने अपनी पावर में रहकर वो हर चीज करी मरीन फोर्ट पर ताकि लूफी बचा रहे और अपने कैप्टन और एस के मरने पर यह बंदा बिल्कुल बिखर जाता है। नेक्स्ट 8th डिवीजन कमांडर नेमूर, एक फिशमैन होने की वजह से नेमूर पानी में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसको हमने मार्शल आर्ट को भी यूज करते हुए देखा है, बट ये नहीं पता कि वो फिशमैन कराटे है या फिर नॉर्मल मार्शल आर्ट। नेमूर जो एक शार्क फिशमैन है लाइक आरलॉन्ग, और उसी तरह से उसके टीथ भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। वो अपने दांतों से एक फुल साइज एग्स को तोड़ देता है। नेमूर मरीन फोर्ट पे क्वाइट नंबर ऑफ अपोनेंट्स को पेल देता है और उसका गोल वहां पर क्लियर था कि जो सामने आ रहा है उसे पेल दो। 9th डिवीजन कमांडर ब्लैनहेम, एक टॉल मस्कुलर गाय जो स्वॉर्ड वीड करता है। व्हाइट बियर्ड का खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान ब्लैनहेम को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट वो स्टिल अपने कैप्टन के ऑर्डर को मानता है और बस फाइट करता है। ब्लैनहेम काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और फ्रोजन जोजू को इजीली उठाकर शिप तक ले जाता है। नेक्स्ट 10th डिवीजन कमांडर कुरेल, वन ऑफ द गट्सियर कमांडर में से एक। ये डायरेक्टली वॉरलॉर्ड और एडमिरल को चैलेंज करता है। इसकी स्पेशलिटी है फायर आर्म्स। ये बजूका, गन्स, राइफल सब कुछ चलाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसी के साथ कुरेल की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है। वो काइनो के मैग्मा बेस्ड अटैक की डायरेक्ट हिट को भी सरवाइव कर लेता है। नेक्स्ट 11th डिवीजन कमांडर किंग ड्यू और 12th डिवीजन कमांडर हारूटा, जो फाइटिंग में स्पीड और एजिलिटी पे ज्यादा रिलाई करता है रेदर देन स्ट्रेंथ। 13th डिवीजन कमांडर वाटर बफेलो एटम्स और 14th डिवीजन कमांडर स्पीड जीरो। लाइक हिज नेम, जीरो का रिफ्लेक्स टाइम और मूवमेंट दोनों ही काफी क्विक है। मरीन फोर्ट पर जीरो किजारू के अटैक को भी डॉज कर लेता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के अटैक को। आगे है 15th डिवीजन कमांडर फूजा, जो एक स्वॉर्ड्समैन है और फायर ब्लेड स्वॉर्ड्समैन। ये एबिलिटी आती है इसके डेल फ्रूट से और इसका यूज करके फूजा ने काफी मरीन सोल्जर को खत्म कर दिया था।
आगे हमारे पास है 16 डिवीजन कमांडर और लास्ट वाला ईजो, जो वानो कंट्री से ही है और ओडेन रिटेनर में से एक। ईजो ओडेन के जाने के बाद ही व्हाइटबीड पायरेट का हिस्सा रहा था। एज अ समुराई ईजो के लिए बैटल का मतलब काफी रफ है। उसके अकॉर्डिंग उसने प्राइड डेथ के मौके कई बार मिस किए हैं, इसलिए वो वानो में मरने के लिए बिल्कुल तैयार था। ओनिगाशिमा रेड में ईजो का काउंटर होता है CP0 एजेंट से, जहां पर वो लोग ईजो से लड़ने को टालते हैं ताकि वो अपने करंट मिशन पे फोकस कर पाए बिना किसी कैजुअलिटी के, जबकि ईजो हेविली इंजर्ड था वहां पर और वो 2v1 था। ईजो यहाँ पर हार जाता है और मारा जाता है, बट अपने साथ एक को लेके जाता है। वो ईजो एक स्नाइपर था और साथ में स्वॉर्ड वील्ड करता था। तो ये थे हमारे 16 डिवीजन कमांडर। तो इन सब के बारे में जानने के बाद भी एक बंदा ऐसा बचता है जो कभी कमांडर तो नहीं बना, बट इस क्रू को खत्म करने में इसका पूरा योगदान है, मरीन से भी ज्यादा। मार्शल डी टीच, ऑल्सो नोन एज ब्लैकबियर्ड। सो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ब्लैकबियर्ड व्हाइटबीड को हमेशा से यूज कर रहा था अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। इस क्रू का अंत होता ही इसके हाथों है। ब्लैकबियर्ड फ्रूट के लिए 4th डिवीजन कमांडर थैच का मर्डर करता है। उसके पीछे एस आता है उसे मारने। वो एस को मरीन को सौंप देता है। मरीन से उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करती है। व्हाइटबीड उसे बचाने जाता है और इस वॉर में व्हाइटबीड पायरेट को हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ती है अपने कैप्टन, 2nd डिवीजन कमांडर और अनगिनत मेंबर से। व्हाइटबीड की मौत कोई आसान मौत नहीं है। उसे इस एज में भी कोई इजीली मार नहीं सकता था। उसे मारने के लिए 267 स्वॉर्ड वुंड, 152 बुलेट वुंड्स, 46 कैनन वुंड्स, किजारू का लाइट अटैक और अकाइनु के 4 मैग्मा फिस्ट लगे थे। स्टिल एडवर्ड न्यूगेट यानी ब्लैकबियर्ड डाइड स्टैंडिंग। इस आदमी के बैक पर एक भी घाव नहीं था, यानी पूरे पायरेट करियर में ये किसी भी बैटल से भागा नहीं था। इसके सारे जो भी घाव थे उसकी चेस्ट पे रहे हैं। व्हाइटबीड के मरने के बाद इस क्रू की कमान जाती है मार्को के हाथ में और पूरा क्रू चाहता था कि ब्लैकबियर्ड को उसकी सजा मिले, जो उसने किया था उससे बदला लिया जाए। और फिर होता है यहाँ पर रिमेनिंग व्हाइटबीड पायरेट वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट, और इस वॉर को कहा गया पे बैक वॉर। लेकिन इस वॉर ने व्हाइटबीड पायरेट को खत्म कर दिया। उसके मेंबर्स अभी जिंदा हैं, बट कितने ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब कोई व्हाइटबीड पायरेट्स नहीं है। व्हाइटबीड को स्क्रीन टाइम नहीं मिला जो काइडो और बिग मम को दिया गया, जबकि काइडो इस एज में भी आके व्हाइटबीड के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। उसे हमेशा से व्हाइटबीड से लड़ना था, पर उसने चुना क्या? पैरामाउंट वॉर को, जहां पर मरीन्स व्हाइटबीड पायरेट से बिजी होंगे और काइडो उस पे पीछे से रश करेगा। ये क्या चीज हुई? तो ये था व्हाइटबीड पायरेट एक्सप्लेन। वैसे इस वीडियो में होने को तो बहुत कुछ बाकी है, बट वो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर अगर कुछ रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे वीडियो कैसी लगी वो बताना बिल्कुल मत भूलना, और भर भर के कमेंट करो। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, इसकी आवाज हेवन तक जानी चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।